नमस्कार। इतिहास सिर्फ किलों और किताबों में ही नहीं मिलता, यह हमारे अंदर भी लिखा है, हर कोशिका में, हर हड्डी में। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर आज हम इसी छिपे हुए इतिहास की पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। और हमारा गाइड है रिचर्ड डॉकिंस की किताब द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। डॉकिंस का कहना साफ है, विकास यानी एवोल्यूशन कोई अटकलबाजी नहीं, बल्कि एक मजबूत वैज्ञानिक सच्चाई है जिसके सबूत हर तरफ बिखरे पड़े हैं। तो आज हम इसी किताब के चश्मे से देखेंगे कि जीवन का ये लंबा इतिहास कैसे हमारे आसपास और हमारे अपने वजूद में दर्ज है। हम कुछ सबसे चौंकाने वाले और दिलचस्प सबूतों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि विज्ञान में सिद्धांत या थ्योरी का मतलब महज अंदाजा नहीं होता, ये सबूतों पर टिकी एक गहरी व्याख्या होती है। इसी तरह विज्ञान सीधे सीधे कुछ साबित या प्रूफ करने की बजाय सबूत इकट्ठा करता है और गलत विचारों को खारिज करता जाता है। जब किसी विचार के पक्ष में पहाड़ जितने सबूत जमा हो जाएं, तो वो तथ्य बन जाता है। चलिए फिर देखते हैं ये पहाड़ जितने सबूत क्या हैं। शुरुआत करते हैं एक आम से अनुभव से। रोंगटे खड़े होना, ठंड लगे या डर, एकदम से बाल खड़े हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? ये क्यों होता है? ये हमारे उन पूर्वजों की निशानी है जिनके शरीर पर घने बाल थे। उनके लिए ये बाल ठंड से बचाने या आप कह सकते हैं गुस्सा, डर दिखाने में काम आते थे। बाल खड़े होने से वो ज्यादा बड़े और खतरनाक दिखते थे। अच्छा। या फिर बालों के बीच हवा फंसकर गर्मी बनाए रखते थे। अच्छा, तो ये हमारे अंदर का पुराना जानवर है जो झांक रहा है। अब हमारे पास इतने बाल तो है नहीं कि इससे ज्यादा फर्क पड़े। सही कहा। तो ये बस एक निशानी रह गई है। बिल्कुल, ये एक अवशेषी वेस्टिजियल प्रतिक्रिया है। ऐसे ही और भी उदाहरण हैं, जैसे कुछ गुफाओं में रहने वाले सैलमांडर या मछलियों की आंखें। गहरे अंधेरे में आंखों का कोई काम नहीं, तो अगर आंखों में कोई खराबी लाने वाला बदलाव, कोई म्यूटेशन आता भी है, तो प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन उसे हटाता नहीं, क्योंकि कोई नुकसान नहीं हो रहा। धीरे धीरे आंखें बेकार होकर त्वचा के नीचे दब जाती हैं। मतलब आंखें गायब हो गईं क्योंकि उनकी जरूरत नहीं रही, न कि किसी ने सोच समझकर उन्हें हटाया। ये तो दिलचस्प है। ये किसी डिजाइन की कमी नहीं बल्कि इतिवाज़ का निशान है। बिल्कुल। और जब डिजाइन की बात आती है तो रीढ़ की हड्डी वाले जीवों यानी वर्टेब्रेट्स, हमारी आंखें एक कमाल का उदाहरण है। ये बेहतरीन काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनमें एक बुनियादी खामी है। खामी? हमारी आंखों में? क्या मतलब? मुझे तो सब ठीक लगता है। रेटिना यानी आंख का पर्दा जहां तस्वीर बनती है, वो असल में उल्टा लगा है। उल्टा? हाँ, प्रकाश को महसूस करने वाली कोशिकाएं यानी फोटोसेल्स प्रकाश की तरफ होने के बजाय उससे उल्टी दिशा में है। रुकिए, ये क्या बात हुई? मतलब कैमरे का सेंसर उल्टी तरफ लगाओ? ये तो किसी डिजाइनर की अजीब पसंद लगती है। और सुनिए, इन कोशिकाओं से दिमाग तक सिग्नल ले जाने वाली नसें नर्व्स इन कोशिकाओं के ऊपर से गुजरती हैं, यानी प्रकाश के रास्ते में फैली होती हैं। क्या? नसें रास्ते में? हाँ, और जहां ये सारी नसें इकट्ठी होकर दिमाग तक जाने के लिए रेटिना में एक छेद बनाती हैं, वहां कोई कोशिका नहीं होती। इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो हमारी आंख में एक अंधी जगह है, ब्लाइंड स्पॉट, पर हमें महसूस क्यों नहीं होती? हमारा दिमाग कमाल का है, वो आसपास की जानकारी से उस खाली जगह को भर देता है। एक तरह का समझ लीजिए फोटोशॉप चलाता है। लेकिन सवाल वही है, कोई समझदार डिजाइनर ऐसी गड़बड़ी क्यों करेगा? करता तो वो जरूर शिकायत करते। हाँ, सही बात है। ये डिजाइन नहीं, इतिहास का नतीजा है। विकास मौजूदा चीजों पर ही काम करता है, एकदम नए सिरे से डिजाइन नहीं बनाता। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हमारी आंखें अद्भुत हैं, पर उनमें खामी भी है। क्या ऐसा कोई और नाटकीय उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को देखिए। ये एक नस है जो दिमाग से निकलकर हमारे गले में स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स तक जाती है और आवाज निकालने में मदद करती है। ठीक है, इसमें क्या अजीब है? ये तो सीधी सी बात लगती है। अजीब इसका रास्ता है। दिमाग से निकलकर सीधे गले में जाने के बजाय ये नस नीचे छाती तक जाती है। छाती तक? क्यों? हाँ, दिल के पास की एक बड़ी धमनी एओर्टा के नीचे से घूमती है और फिर वापस ऊपर गर्दन तक चढ़कर स्वर यंत्र तक पहुंचती है। क्या दिमाग से गले तक सीधी नस क्यों नहीं, छाती तक जाकर वापस? ये तो बेमतलब का लंबा चक्कर है ना? जिराफ में तो ये रास्ता कई मीटर लंबा हो जाता होगा। ये तो पागलपन लगता है। बिल्कुल। और इसकी वजह हमारे दूर के मछली जैसे पूर्वज हैं।
उनमें ये नस गलफड़ों मतलब गिल्स के पास से गुजरती थी और दिल के पास की धमनी से जुड़ी थी। जैसे जैसे विकास के क्रम में गर्दन लंबी हुई और दिल नीचे छाती की तरफ खिसका, ये नस उस धमनी के नीचे फंसी रह गई। अच्छा। अब धमनी के ऊपर से तो जा नहीं सकती थी, तो उसे भी साथ में नीचे जाकर घूमकर वापस आना पड़ा। तो ये फंस गई बेचारी। हाँ, समझ लीजिए, ये डिजाइन की गलती नहीं, हमारे विकासवादी इतिहास का जीता जागता सबूत है। ऐसा ही एक और उदाहरण पुरुषों में वास डेफरेंस नलिका का है। वो भी एक अनावश्यक लंबा चक्कर काटती है। वाह, हमारा शरीर तो वाकई इतिहास की किताब है। हर मोड़, हर रास्ते की कहानी है। चलिए अब शरीर से बाहर निकलकर चट्टानों में दबे इतिहास को देखते हैं। जीवाश्म यानी फॉसिल्स। अक्सर जब विकास की बात होती है तो लोग पूछते हैं कि लापता कड़ी या मिसिंग लिंक कहाँ है। हाँ, ये सवाल बहुत आम है। डॉकिंस की किताब में इसे एक जासूसी कहानी से समझाया गया है। सोचिए, एक जासूस को शक है कि बटलर ने हत्या की है। उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें बटलर हत्या वाले कमरे से बंदूक लेकर निकल रहा है। क्या इससे बटलर के खिलाफ मामला कमजोर हो गया, क्योंकि फुटेज में पूरी हत्या नहीं दिख रही? नहीं, जाहिर है मामला तो और मजबूत हो गया। सबूत का एक टुकड़ा मिलना सबूत न होने से तो बेहतर है ना? बिल्कुल। जीवाश्म रिकॉर्ड के साथ भी ऐसा ही है। हर जीव मरने के बाद जीवाश्म नहीं बनता। असल में जीवाश्म बनना एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। इसके लिए सही परिस्थितियां चाहिए, शरीर जल्दी से तलछट में दब जाए, ऑक्सीजन न हो, वगैरह वगैरह। तो ये उम्मीद करना ही गलत है कि हमें हर जीव की हर पीढ़ी का जीवाश्म मिल जाएगा। हाँ। नरम शरीर वाले जीवों का तो जीवाश्म बनना और भी मुश्किल है। जैसे फ्लैट वर्म होते हैं, ये आज भी हैं। शायद करोड़ों साल से है, पर इनका शायद ही कोई जीवाश्म मिला हो। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि वो अचानक आ गए। मतलब बस इतना है कि उनका जीवाश्म बनना लगभग नामुमकिन था। तो रिकॉर्ड में खाली जगह होना स्वाभाविक है। ठीक है, ये बात समझ आई। लेकिन फिर ये क्रोकोडक जैसी चीजें क्यों नहीं मिलती? मतलब मगरमच्छ और बत्तख का मिश्रण। आलोचक अक्सर ऐसी चीजें पूछते हैं। क्योंकि विकास ऐसे काम नहीं करता। कोई आज की प्रजाति किसी दूसरी आज की प्रजाति से विकसित नहीं हुई है। बत्तख मगरमच्छ से नहीं बनी। उन दोनों के और हमारे भी बहुत बहुत पहले कोई साझा पूर्वज रहा होगा। विकास एक पेड़ की तरह है जिसकी शाखाएं निकलती हैं, न कि एक जाल की तरह जिसमें शाखाएं आपस में मिल जाती हों। ये समझना जरूरी है। यानी हमें आधुनिक जीवों के अजीबोगरीब मिश्रण नहीं, बल्कि पुरानी प्रजातियों और उनसे विकसित हुई नई प्रजातियों के बीच की कड़ियां ढूंढनी चाहिए, इंटरमीडिएट्स। बिल्कुल। यहीं पर प्लेटो के सारत्ववाद, एसेंशियलिज्म और अर्नस्ट मेयर की जनसंख्या सोच, पॉपुलेशन थिंकिंग का फर्क समझना जरूरी है। प्लेटो मानते थे कि हर चीज का एक निश्चित अपरिवर्तनीय सार होता है, लेकिन मेयर ने समझाया कि प्रजातियां ऐसी स्थिर चीजें नहीं हैं, बल्कि वे बदलती हुई आबादियां हैं। मतलब खरगोश का कोई एक आइडियल खरगोश रूप नहीं है। नहीं, खरगोशों की एक आबादी है जो समय के साथ बदल सकती है। किताब में एक हेयरपिन विचार प्रयोग का भी जिक्र है। कल्पना करें कि हम खरगोश से शुरू करके पीढ़ी दर पीढ़ी समय में पीछे जाएं, फिर एक बिंदु पर मुड़कर समय में आगे आएं और तेंदुए पर खत्म करें। हमें क्या दिखेगा? हमें पूर्वजों और वंशजों की एक लगातार बदलती हुई श्रृंखला दिखेगी, जिसमें हर बच्चा अपने माँ बाप जैसा ही लगेगा। कहीं भी कोई अचानक बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। कोई ऐसी लाइन नहीं खींच पाएंगे कि यहाँ खरगोश खत्म हुआ और कुछ और शुरू हो गया। तो ये बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है। और क्या हमें ऐसी मध्यवर्ती कणियों के जीवाश्म मिले हैं? हाँ, बहुत सारे बेहतरीन उदाहरण हैं। सबसे मशहूर में से एक है टिकटैलिक। ये करीब 37.5 करोड़ साल पहले रहता था। टिकटैलिक, इसके बारे में मैंने सुना है। ये मछली और जमीन पर चलने वाले जानवरों के बीच की कड़ी जैसा था, है ना? एकदम सही। उसमें मछलियों जैसे गलफड़े और शेल्क मतलब स्केल्स थे, लेकिन साथ ही उसकी खोपड़ी चपटी थी, गर्दन थी जो मछलियों में नहीं होती। अच्छा। और सबसे जरूरी, उसके पंख मतलब फिन्स बहुत मजबूत थे और उनमें ऐसी हड्डियां थीं जैसी जमीन पर चलने वाले शुरुआती चौपायों यानी टेट्रापॉड्स के पैरों में होती हैं। वो शायद पानी के किनारों पर कम गहरे पानी में रहता था और अपने मजबूत पंखों से जमीन पर थोड़ा बहुत चल भी लेता होगा। तो टिकटैलिक में मछली और जमीनी जानवर दोनों के गुण थे। कमाल है। और व्हेल के बारे में भी कुछ ऐसा ही है ना? उनके पूर्वज जमीन पर चलते थे। हाँ बिल्कुल, व्हेल के पूर्वज जमीन पर चलते थे।
हमें एम्ब्युलोसिटिस जैसे जीवाश्म मिले हैं, जिसका मतलब ही है चलने वाली व्हेल। चलने वाली व्हेल। इसी तरह समुद्री गाय मैनाटी के पूर्वज भी जमीन पर चलते थे, जैसे पेजोसिरिन, जिसके बाकायदा पैर थे। कछुओं का विकास भी बहुत दिलचस्प है। ओडोंटोचेलिस नाम के एक शुरुआती कछुए के जीवाश्म में सिर्फ पेट की तरफ कवच था, पीठ पर नहीं। सिर्फ नीचे। हाँ, ये दिखाता है कि कवच धीरे धीरे विकसित हुआ। तो जीवाश्म रिकॉर्ड भले ही वो पुराना हो, विकास के इस क्रमिक बदलाव को साफ दिखाता है। बीच की कड़ियां मिलती हैं। अब शरीर और चट्टानों के बाद अणुओं की दुनिया में चलते हैं। हमारे डीएनए में भी इतिहास लिखा है। बिल्कुल। पहले समरूपता यानी होमोलॉजी को समझिए। स्तनधारी जीवों के कंकाल को देखें। इंसान का हाथ, बिल्ली का पंजा, चमगादड़ का पंख, व्हेल का फ्लिपर, घोड़े का पैर। हाँ, अलग अलग काम करते हैं ये सब। हाँ, लेकिन इन सब की हड्डियों का मूल ढांचा, बेसिक प्लान एक जैसा है। बस हड्डियों का आकार और अनुपात जरूरत के हिसाब से बदल गया है। हाथ, पंख, खुर सब एक ही डिजाइन पर। ये तो जबरदस्त सबूत है कि हम सब किसी एक ही पूर्वज से आए हैं। और मजे की बात, घोड़े का खुर असल में हमारी बीच की उंगली के नाखून के बराबर है, मतलब होमोलॉगस है। क्या बात है। और आणविक स्तर पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर यह समरूपता और भी स्पष्ट है। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन जैसी तकनीकों से हम अलग-अलग प्रजातियों के डीएनए की तुलना कर सकते हैं। और इससे क्या पता चलता है? सुना है इंसान और चिंपैंजी का डीएनए बहुत मिलता है। हाँ, लगभग 98% समान है। 98%? और जैसे जैसे हम विकास के पेड़ पर दूर के रिश्तेदारों को देखते जाते हैं, जैसे गोरिल्ला, फिर बंदर, फिर चूहे, फिर कंगारू, डीएनए की समानता उतनी ही कम होती जाती है। ये पैटर्न ठीक वैसा ही है जैसा हम साझा वंश, कॉमन एंसेस्ट्री के आधार पर उम्मीद करेंगे। क्या इसे किसी अध्ययन से परखा गया है? मतलब क्या ये सिर्फ एक पैटर्न है या? हाँ, बिल्कुल परखा गया है। डेविड पेनी और उनके साथियों ने एक बढ़िया अध्ययन किया था। उन्होंने 11 अलग-अलग स्तनधारियों में 5 अलग-अलग प्रोटीन के क्रम की तुलना की। प्रोटीन जीन से बनते हैं, तो ये जीन की तुलना करने जैसा ही है। हर प्रोटीन के आधार पर उन्होंने एक विकासवादी पेड़ बनाया कि कौन किससे ज्यादा मिलता जुलता है। और नतीजा? क्या सभी पेड़ एक जैसे थे या अलग-अलग? कमाल की बात ये थी कि पांचों प्रोटीनों ने लगभग एक ही विकासवादी पेड़ का समर्थन किया। अच्छा। और इससे भी बड़ी बात ये, आणविक पेड़, मॉलिक्यूलर ट्री, पूरी तरह से उस पेड़ से मेल खाता था जो शरीर रचना, एनाटॉमी और जीवाश्मों के आधार पर बनाया गया था। वाह, मतलब हड्डियों को देखो या डीएनए को, कहानी एक ही है। बिल्कुल, अलग अलग क्षेत्रों से मिले सबूत एक ही कहानी कह रहे थे। ये तो वाकई पुख्ता लगता है। और क्या है आणविक सबूत? सबसे बड़ा सबूत शायद सार्वभौमिक आनुवांशिक कोड है, यूनिवर्सल जेनेटिक कोड। धरती पर लगभग सभी जीव, बैक्टीरिया से लेकर ब्लू व्हेल और इंसान तक, डीएनए में लिखी जानकारी को प्रोटीन बनाने के लिए एक ही डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। डीएनए के 64 शब्द, जिन्हें कोडॉन कहते हैं, कौन सा अमीनो एसिड बनाएंगे, ये नियम लगभग सब में एक जैसा है। पूरी धरती पर सारे जीवों में एक ही भाषा, एक ही कोड, ये कैसे संभव है? इसका सबसे अच्छा स्पष्टीकरण यही है कि ये कोड हमारे सबसे शुरुआती साझा पूर्वज में तय हो गया था। वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक ने इसे जमा हुआ हादसा या फ्रोजन एक्सीडेंट कहा। एक बार ये कोड स्थापित हो गया तो इसे बदलना लगभग नामुमकिन हो गया। क्यों नामुमकिन? क्योंकि कोड में जरा सा भी बदलाव सारे के सारे प्रोटीन बिगाड़ देता, जो कि जानलेवा होता। अच्छा, समझ गया। इसके अलावा हमारे डीएनए में स्यूडोजीन्स भी मिलते हैं। ये पुरानी जीन हैं जो कभी काम करते थे, पर अब उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के कारण बंद पड़ गए हैं। ये हमारे जीनोम में दबे हुए जीवाश्मों की तरह हैं जो हमारे अतीत की गवाही देते हैं। शरीर, चट्टाने, अणु, सबूत तो हर तरफ दिख रहे हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ अतीत की बातें हैं? क्या हम विकास को आज अभी होते हुए देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। कई बार तो हमारी अपनी जिंदगी में या कुछ ही दशकों में इसके उदाहरण मिल जाते हैं। रिचर्ड लेंस्की का ई कोलाई बैक्टीरिया पर किया गया प्रयोग लाजवाब है। ये प्रयोग 1988 से लगातार चल रहा है। 1988 से बैक्टीरिया पर? क्या किया उन्होंने इतने साल? हाँ, उन्होंने ई कोलाई की 12 अलग-अलग आबादियों को लैब में नियंत्रित माहौल में पालना शुरू किया और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते हुए देखा। अब तक तो शायद 75,000 से ज्यादा पीढ़ियां गुजर चुकी हैं।
ये इंसानों के हिसाब से सोचें तो लाखों साल के बराबर है। 75,000 पीढ़ियां, बाप रे। तो क्या बदलाव दिखे? हाँ, कई बदलाव दिखें। सभी 12 आबादियों में बैक्टीरिया का औसत आकार बढ़ गया। वो अपने माहौल में ज्यादा फिट हो गए, मतलब ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन सबसे नाटकीय घटना हुई करीब 31,500वीं पीढ़ी के आसपास। क्या हुआ? एक आबादी जिसे आरा-3 कहा गया, उसने अचानक सिट्रेट नाम के पदार्थ को पचाने की क्षमता विकसित कर ली। सिट्रेट, इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि सामान्य ई कोलाई ऑक्सीजन की मौजूदगी में सिट्रेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये उनकी पहचान है। ये एक तरह से परिभाषा का हिस्सा है। तो एक ग्रुप ने कुछ ऐसा करना सीख लिया जो ई कोलाई के लिए नामुमकिन माना जाता था, वो भी लैब में, देखते देखते। बिल्कुल, ये एक जटिल जेनेटिक बदलाव के कारण हुआ, जिससे उन्हें भोजन का एक नया स्रोत मिल गया और उनकी आबादी तेजी से बढ़ी। ये उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन का सीधा प्रसारण था, जिसे वैज्ञानिकों ने अपनी आंखों से देखा और रिकॉर्ड किया। ये तो जबरदस्त है। क्या बड़े जीवों में भी ऐसे उदाहरण हैं? बैक्टीरिया तो बहुत तेजी से बदलते हैं। हाँ, बिल्कुल है। जॉन एंडलर का त्रिनिदाद की गप्पी मछलियों पर किया गया काम क्लासिक माना जाता है। उन्होंने देखा कि जिन नदियों में शिकारी मछलियां ज्यादा थीं, वहां नर गप्पियां फीके रंग की थीं, ताकि छिप सकें। अच्छा। लेकिन जहां शिकारी कम थे, वहां नर गप्पियां बहुत चमकीली और रंगीन थीं। शिकारी ज्यादा तो रंग फीके, शिकारी कम तो रंग चमकीले। ये तो समझ आता है। शायद मादाओं को चमकीले नर पसंद आते हों, अगर शिकारी का डर ना हो। बिल्कुल सही। ये यौन चयन यानी सेक्सुअल सिलेक्शन था। तो एंडलर ने सिर्फ देखा या कुछ प्रयोग भी किया? उन्होंने प्रयोग भी किए। एंडलर और उनके साथी डेविड रिजनिक ने चमकीली गप्पियों को पकड़कर ऐसी नदी में छोड़ा जहां शिकारी ज्यादा थे। और कुछ ही पीढ़ियों में, लगभग 2 साल लगे, उनके वंशज फीके रंग के हो गए। 2 साल में? इतनी जल्दी? हाँ, और इसका उल्टा भी किया। जब उन्होंने फीकी गप्पियों को ऐसी नदी में डाला जहां शिकारी नहीं थे, तो वो रंगीन हो गई होंगी? हाँ, सिर्फ 2 साल, करीब 18-19 पीढ़ियां में ही वो काफी ज्यादा रंगीन हो गईं। साथ ही उनके जीवन जीने का तरीका भी बदला। वो देर से परिपक्व होने लगी और कम बच्चे पैदा करने लगी जो आकार में बड़े थे। ये प्राकृतिक और यौन चयन का तेज गति से काम करने का अद्भुत उदाहरण है। वाकई अद्भुत। प्रकृति में विकास इतनी तेजी से। और भी उदाहरण है क्या? कई हैं। युगांडा में हाथियों पर शिकार के दबाव के कारण, मतलब हाथी दांत के लिए शिकार, उनके दांतों का औसत आकार घट गया है। अच्छा, ये भी विकास है। हाँ, क्रोएशिया के द्वीपों पर छिपकलियों को, पोडार्सिस सिकुला को, एक द्वीप से दूसरे पर ले जाया गया, जहां उनका भोजन अलग था। सिर्फ 37 साल में उनकी आंतों में विशेष वाल्व, जिन्हें कीकल वाल्व्स कहते हैं, विकसित हो गए ताकि वो नए तरह के पौधों को पचा सकें। 37 साल में शारीरिक बदलाव। और हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया कैसे एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विकसित कर लेते हैं। ये भी प्राकृतिक चयन का जीता जागता उदाहरण है, जो अस्पतालों में हर रोज दिखता है। तो विकास सिर्फ लाखों साल पहले की कहानी नहीं, ये अभी भी हमारे चारों तरफ हो रहा है, ये तो साफ है। अब आखिरी सबूत की तरफ बढ़ते हैं, दुनिया भर में जीवों का फैलाव, यानी जैव भूगोल या बायोज्योग्राफी। ये कैसे विकास का सबूत देता है? द्वीपों का अध्ययन इसमें बहुत अहम रहा है। द्वीप? हाँ, और द्वीप का मतलब सिर्फ समुद्र से घिरा जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि कोई भी अलग थलग जगह, झील, पहाड़ की चोटी, रेगिस्तान में नखलिस्तान। जैसे गैलापागोस द्वीप समूह जहां डार्विन गए थे। हाँ, वो सबसे मशहूर उदाहरण है। डार्विन ने वहां देखा कि अलग-अलग द्वीपों पर फिंच पक्षियों की चोंच अलग-अलग तरह की थी, कछुओं के कवच का आकार अलग था, इग्वाना सरीसृप अलग थे। लेकिन ये सभी जीव अजीब नहीं थे। वो सबके सब पास की मुख्य भूमि यानी दक्षिण अमेरिका के जीवों से मिलते जुलते थे। अच्छा, ये जरूरी बात है कि वो मुख्य भूमि से मिलते थे। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि उनके पूर्वज दक्षिण अमेरिका से आए और फिर अलग-अलग द्वीपों पर जाकर वहां के माहौल के हिसाब से बदल गए। बिल्कुल। अगर हर प्रजाति अलग से बनाई गई होती, तो द्वीपों पर मुख्य भूमि से मिलते जुलते जीव क्यों होते, कहीं और के क्यों नहीं? सही सवाल है। ये पैटर्न बताता है कि जीव फैलते हैं और नई जगहों पे जाकर बदलते हैं। अफ्रीका की बड़ी झीलें, विक्टोरिया, तांगानिका, मलावी भी गजब का उदाहरण है, खासकर सिक्लिड मछलियों का। सिक्लिड मछलियां? वहां क्या खास है? इन झीलों में सैकड़ों ऐसी सिक्लिड प्रजातियां विकसित हुई हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। सैकड़ों? हाँ,
लेक विक्टोरिया तो भूवैज्ञानिक नजरिए से बहुत नई झील है। शायद 15-17 हजार साल पहले ही पानी से भरी है, बीच में सूख भी गई थी। इतनी नई झील में सैकड़ों नई प्रजातियां। इसका मतलब तो ये हुआ कि विकास बहुत तेजी से भी हो सकता है। हाँ, सही माहौल मिलने पर प्रजातियों का फैलाव, जिसे अडैप्टिव रेडिएशन कहते हैं, बहुत तेजी से हो सकता है। ये विकास की शक्ति का प्रमाण है। और अगर बड़े पैमाने पर देखें तो महाद्वीपों का खिसकना यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक्स जीवों के वैश्विक वितरण को समझाते हैं। अच्छा, वो सिद्धांत कि महाद्वीप हमेशा से एक जगह पर नहीं थे बल्कि खिसकते रहे हैं, जैसे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के तट एक पहेली के टुकड़ों की तरह जुड़ते हैं। ये मैंने नक्शे पर देखा है। हाँ, एल्फ्रेड वेगेना का सिद्धांत। शुरुआत में इसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन अब हमारे पास ढेरों सबूत हैं। न सिर्फ महाद्वीपों की बनावट मिलती है, बल्कि उनकी चट्टानें और जीवाश्म भी मेल खाते हैं। जीवाश्म भी? हाँ, जैसे गोंडवाना नाम के प्राचीन महाद्वीप के टूटने से पहले के जीवाश्म दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन सभी जगहों पर एक जैसे मिलते हैं। वाह, ये तो बड़ा सबूत है। बिल्कुल। समुद्री तल प्रसार यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के सबूतों ने इसे और पुख्ता कर दिया है। महाद्वीपों का एक खिसकना ही समझाता है कि क्यों कुछ मिलते जुलते जीव आज हजारों किलोमीटर दूर अलग अलग महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो डॉकिंस की किताब हमें दिखाती है कि विकास का सच सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई अलग अलग दिशाओं से साबित होता है। हमारे अपने शरीर की अजीब बनावट और निशानियां, चट्टानों में दबे लाखों साल पुराने जीवाश्म, हमारे डीएनए का कोड और उसमें छिपे पुराने जीन, दुनिया भर में जीवों का फैलाव और यहां तक कि हमारी आंखों के सामने लैब में और प्रकृति में होते हुए बदलाव, ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। ये सारे सबूत शरीर रचना, जीवाश्म विज्ञान, आनुवंशिकी, भ्रूण विज्ञान, जैव भूगोल अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे का समर्थन करते हैं और सब मिलकर एक सुसंगत तस्वीर पेश करते हैं कि जीवन स्थिर नहीं है, ये लगातार बदला है और एक साझा पूर्वज से विकसित हुआ है। ये जानकारी सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये हमें जीवन की विविधता को सराहने और ये समझने में मदद करती है कि हम सब, हर जीवित चीज, एक बहुत लंबे और अद्भुत इतिहास का हिस्सा हैं। हमारा अतीत हमारे अंदर है। और ये हमें भविष्य के बारे में भी सोचने पे मजबूर करता है। भविष्य कैसे? अगर हमारा इतिहास हमारे शरीर और डीएनए में इतनी गहराई से लिखा है, तो भविष्य में हम अपने भीतर या अपने आसपास के जीवन में इतिहास की और कौन सी अनकही कहानियों को खोज सकते हैं? एक दिलचस्प सवाल ये भी है, क्या विकास की प्रक्रिया खुद भी विकसित हो सकती है? क्या जीवन की विकसित होने की क्षमता, जिसे इवॉल्वेबिलिटी कहते हैं, वो खुद प्राकृतिक चयन का विषय बन सकती है? मतलब विकास भी विकसित हो रहा है? हाँ, शायद, जिससे भविष्य में बदलाव और भी तेजी से या नए तरीकों से हो। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें अभी खोजने हैं। वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है। इतिहास सिर्फ पीछे नहीं, शायद आगे भी लिखा जा रहा है।